हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। वेलकम टू वन से स्टडी। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को। तो इसमें हम इम्पोर्टेंट एक्ट्स को देखेंगे, जिसके कारण से जो कि भारतीय संविधान है उसकी नींव रखी गई। और कहीं न कहीं इन एक्ट्स का काफ़ी कंट्रीब्यूशन है हमारे संविधान को, जो आज हम देखते हैं इसको बनाने में। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं, फिर इम्पोर्टेंट जो एक्ट्स हैं उनको देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे जो पहला पॉइंट है वो ये है कि 1773 से लेकर के 1858 तक का जो पीरियड था उसको हम जानते हैं कंपनी रूल के नाम से। क्योंकि इंडिया में जो रूल होता था, वो जो कंट्रोल में था वो कहीं न कहीं ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में था, उसके अंडर था। और ये क्यों था? ये बेसिकली इसलिए था क्योंकि आफ्टर विक्ट्री इन द बैटल ऑफ बक्सर, जो कि 1764 में हुआ, उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को कुछ राइट्स दिए गए, जिनको कहते हैं डिवाइन राइट्स। ये बेसिकली रेवेन्यू कलेक्शन इनको अधिकार दिए गए थे, राइट्स दिए गए थे, जो कि बिहार, उड़ीसा और बंगाल से ये रेवेन्यू कलेक्शन कर सकते थे। ठीक है, तो ये बात याद रखनी है कि 1773 से लेकर के 1858 तक के पीरियड को कंपनी रूल के नाम से जाना जाता है। अब अगली बात क्या याद रखनी है कि आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857, जो कि 1858 से 1947 तक का पीरियड था, उसको हम जानते हैं क्राउन रूल के नाम से। तो ये नाम, ये जो रूल था, ये बेसिकली चेंज क्यों हुआ? इसका एक मेन रीज़न ये भी था क्योंकि 1764 में ईस्ट इंडिया कंपनी को जो राइट्स मिले, जिसको हम बोलते हैं डिवाइन राइट्स, उसके बाद क्या हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी को काफ़ी इनकम हुई। ठीक है, जब इनकम हुई तो उसके साथ करप्शन भी देखने को मिला ईस्ट इंडिया कंपनी में, जिसको रेगुलेट करने के लिए जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो काफ़ी सारे एक्ट्स लाई, जिसके माध्यम से कंपनी रूल को कंट्रोल करने की कोशिश की गई। ठीक है, और यह नियंत्रण इतना बढ़ गया कि धीरे-धीरे टाइम के साथ ऐसा हुआ कि जो इंडिया पर जो रूल था वो कंपनी के हाथों से ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथों में चला गया। और ये कब चला गया? 1858 में कंप्लीटली जो कि इंडियन रूल था वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथों में चला गया। ठीक है, तो इस दौरान बहुत सारे एक्ट्स आए, जिनके माध्यम से कंपनी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसको कंट्रोल करने की कोशिश की गई। ठीक है, उनके अफेयर्स पर नज़र रखने की कोशिश की गई ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। तो आइए उन एक्ट्स को देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट्स अंडर द कंपनी रूल। तो जो इसमें पहला जो एक्ट था वो था रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। तो इसका पहला प्रोविज़न था कि गवर्नर ऑफ बंगाल को एक नया नाम दिया गया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ठीक है, अगली बात क्या याद रखनी है कि मद्रास और बॉम्बे को एक तरीके से बंगाल के कंट्रोल में लाया गया, और ये बोला जाने लगा कि अब ये गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के कंट्रोल में आएँगे और उनके हाथों में ही इनका नियंत्रण होगा। ठीक है, अब क्योंकि नियंत्रण का स्टार्ट हो गया था, तो इसके बाद क्या हुआ कि हम ये बोल सकते हैं कि सेंट्रलाइज़ सिस्टम की शुरुआत हो चुकी थी इस एक्ट के माध्यम से। ठीक है, एक बॉडी बनाई गई जिसको बोलते हैं सीओडी, कोड ऑफ डायरेक्टर्स, जिसका काम ये था कि कंपनी के रेवेन्यू, सिविल और मिलिट्री अफेयर्स को देखना और इन सभी अफेयर्स की जानकारी ब्रिटिश गवर्नमेंट को देना। तो कहीं न कहीं हम देख रहे हैं कि कंपनी रूल में कहीं न कहीं ब्रिटिश गवर्नमेंट का कंट्रोल होता जा रहा था। ठीक है, अब अगला प्रोविज़न क्या था? अगला जो पॉइंट है वो ये है कि 1774 में इंडिया में फर्स्ट टाइम सुप्रीम कोर्ट एस्टेब्लिश्ड हुआ। कहाँ पर हुआ? ये हुआ फोर्ट विलियम्स में, जो कि कलकत्ता में है। अभी हमने देखा था कि गवर्नर ऑफ बंगाल को एक नया नाम दिया गया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो इंडिया के जो पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे वो थे वॉरेन हेस्टिंग,
तो ये पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले एक्ट की ओर। तो अगला जो एक्ट है वो है पिट्स इंडिया एक्ट 1784। तो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात थी वो थी कि इसके माध्यम से डुअल सिस्टम को लाया गया। अभी सिस्टम क्या था, इसमें दो बॉडीज बनाई गई, सीओडी और बीओसी। सीओडी मतलब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बीओसी मतलब बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो ये दो बॉडीज बनाई गई जिसका काम ये था कि सीओडी कंपनी के कमर्शियल फंक्शंस को देखेगी और बीओसी कंपनी के पॉलिटिकल फंक्शंस को देखेगी। तो इसीलिए दो बॉडीज बनाई गई जिसको हम जानते हैं डुअल सिस्टम के नाम से। 1784 के एक्ट में पहली बार ये बात सामने आई कि जो भी कंपनी के कंट्रोल में टेरिटरीज थी जहाँ पर उनका नियंत्रण था, उसको फर्स्ट टाइम ये बोला जाने लगा कि वो ब्रिटिश पोसेसन है, यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। तो ये फर्स्ट टाइम ये बात देखने को मिली पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में, ठीक है। बीओसी को एम्पावर किया गया ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा ताकि वो कंपनी के अफेयर्स पर अच्छे से कंट्रोल कर सके। तो ये हमने इन दो एक्ट्स को देखा। अब नेक्स्ट जो एक्ट है वो है चार्टर एक्ट 1813। इसमें क्या था, इसमें ये था कि अभी तक क्या हो रहा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी ही भारत के साथ ट्रेड कर सकती थी, ठीक है। लेकिन इस एक्ट के माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी को, जो कि वो सिर्फ इंडिया के साथ ट्रेड कर सकती है, इस मोनोपोली को ख़त्म कर दिया गया। सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी टी और ओपियम में ही इंडिया के साथ ट्रेड कर सकती थी, बाकी सब मोनोपोली को ख़त्म कर दिया गया। अब अगला प्रोविज़न क्या था, ये था कि साइंस और लिटरेचर को प्रमोट करने के लिए फाइनेंशियल प्रोविज़न को भी लाया गया इस एक्ट के ज़रिए, ठीक है। 1 लाख का प्रोविज़न रखा गया जिससे एजुकेशन को प्रमोट किया जा सके। तो अब बढ़ते हैं अगले एक्ट की ओर। अगला एक्ट क्या था, चार्टर एक्ट 1833। अब इसमें क्या था कि चीज़ों को और सेंट्रलाइज्ड किया गया, यानी कि इंडिया में जो एरियाज़ थे जो कि कंपनी के रूल के अंडर थे, वो एरियाज़ काफ़ी इंक्रीज़ हो गए और चीज़ों को और सेंट्रलाइज़ करने की कोशिश की गई, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट ये है कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को एक नया नाम और दिया गया जिसको बोलते थे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। अगला जो पॉइंट है वो ये है कि इस एक्ट को एक अलग नाम से भी बोलते हैं, सेंट हेलेना एक्ट। तो पॉइंट याद रखिएगा। बॉम्बे और मद्रास के लेजिस्लेटिव पावर्स को रिमूव किया गया, ठीक है। अब अगला जो पॉइंट ध्यान रखना है कि इस एक्ट के माध्यम से लॉ कमीशन को एस्टेब्लिश किया गया ताकि इंडियन लॉज को कोडिफाई किया जा सके, ताकि इंडियन रूल करने में उनको आसानी हो। और ये किसके अंडर किया गया, लॉर्ड मैकॉले के अंडर किया गया। अगला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो ध्यान रखना है कि इस एक्ट के माध्यम से, जो कि 1833 में आया, इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के मोनोपोली को कंप्लीटली ख़त्म कर दिया गया। अभी तक तो इंडिया के साथ ही मोनोपोली को ख़त्म किया गया था, अब चाइना के साथ भी उनके मोनोपोली को ख़त्म कर दिया गया इस एक्ट के माध्यम से। हमने क्या देखा कि इस एक्ट में गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का नाम दिया गया। तो जो पहले हमारे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे वो थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो ये पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा। अब जो अगला एक्ट है वो है चार्टर एक्ट 1853। तो फर्स्ट टाइम हमें देखने को मिला कि लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव जो पावर्स हैं उनको सेपरेट किया गया, ठीक है। आज हम पार्लियामेंट्री सिस्टम को फॉलो करते हैं, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि जिस सिस्टम को आज हम फॉलो करते हैं, जो उसका फाउंडेशन था वो 1853 एक्ट में रखा गया, ठीक है। ये पॉइंट को ध्यान रखिएगा। अब अगला जो पॉइंट है वो ये है कि फर्स्ट टाइम इंडियंस को भी अलाउड किया गया कि वो सिविल सर्विसेज में आ सकते हैं, ठीक है। इंडियंस के रिप्रेजेंटेशन को इंक्रीज किया गया और फर्स्ट टाइम लोकल रिप्रेजेंटेशन को भी बढ़ाया गया, किसमें, सेंट्रल काउंसिल में, ठीक है। तो ये पॉइंट को भी याद रखिएगा। अब हम देखेंगे डेवलपमेंट्स अंडर क्राउन रूल। अभी तक हम देख रहे थे डेवलपमेंट्स अंडर द कंपनी रूल। तो आप सभी को पता है कि 1857 का रिवोल्ट हुआ, जो कि इंडिया का सबसे बड़ा रिवोल्ट था फॉर द इंडिपेंडेंस, ठीक है। तो उसके बाद जो एक्ट आया वो था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। अब इसके क्या प्रोविजंस थे,
पहला प्रोविज़न तो यही था कि जो इंडियन रूल था वो कंपनी के हाथों से चला गया ब्रिटिश क्राउन के पास, यानी कि अब ब्रिटिश गवर्नमेंट डायरेक्टली इंडिया को एक तरीके से रूल कर सकती थी, इंडिया पर रूल कर सकती थी। ब्रिटिश क्वीन इंडिया पर डायरेक्टली कंट्रोल कर सकती थी। तो ये जो कि एक्ट आया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 में, तो इसके माध्यम से इस प्रोविज़न को लाया गया। अब अगला प्रोविज़न क्या था कि जो कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था, उसको एक नया नाम दिया गया वाइसरॉय ऑफ इंडिया, यानी कि अब जो भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव आएंगे इंडिया में, उनको कहा जाएगा वाइसरॉय। एक नई बॉडी को एस्टेब्लिश किया गया जिसको बोलते हैं एसओएस, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। ये बेसिकली एक तरीके से हम बोल सकते हैं ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर कोई मिनिस्टर था जिसको रिपोर्ट करेगा वाइसरॉय, ठीक है, जो कि इंडिया में होगा। और जो ये एसओएस है जो कि मिनिस्टर होगा, ये एक तरीके से रिपोर्ट करेगा ब्रिटिश पार्लियामेंट। तो इस तरीके से सिस्टम को लाया गया ताकि इंडिया में रूल करना उनके लिए आसान हो जाए, ठीक है। जो कि ये लाया गया था, हमने देखा था कि ड्यूअल सिस्टम को लाया गया था 1784 में सीओडी और बीओसी को। तो 1858 जो एक्ट आया था, तो उसमें इन दोनों बॉडीज़ को एक तरीके से एबोलिश कर दिया गया। क्यों? क्योंकि नई बॉडीज़ आ गई थी जिसको हम बोलते हैं एसओएस, ठीक है। तो ये क्योंकि नया एक सिस्टम आ गया था, तो इस पुराने सिस्टम को एक तरीके से एबोलिश कर दिया गया, जो कि कंपनी के रूल को एक तरीके से कंट्रोल करने के लिए लाया गया था। तो उस सिस्टम को एक तरीके से एबोलिश कर दिया गया। हमने देखा कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को एक नया नाम दिया गया वाइसरॉय का। तो जो इंडिया के पहले वाइसरॉय थे वो थे लॉर्ड कैनिंग। तो इस पॉइंट को भी याद रखिएगा, स्टेट पीसीएस एग्जाम्स में डायरेक्टली क्वेश्चंस के रूप में ये फैक्ट आ जाते हैं। अब बढ़ते हैं अगले एक्ट की ओर। तो जो अगला एक्ट है वो है इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। तो इसका पहला प्रोविज़न क्या था? रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन की शुरुआत हुई, ठीक है। बॉम्बे और मद्रास की जो पावर्स जो हमने ऊपर देखा था 1833 के एक्ट में, जो कि उनको समाप्त कर दिया गया था, उसको दोबारा से रिस्टोर कर दिया गया, ठीक है। वॉइसरॉय के पावर्स को एक तरीके से डिफाइन किया गया और पोर्टफोलियो सिस्टम को भी एक तरीके से रिकग्नाइज किया गया। बंगाल, पंजाब और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में लेजिस्लेटिव काउंसिल की एस्टेब्लिशमेंट की गई। तो ये पॉइंट को याद रखिएगा, जो कि इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में लाया गया था। अब बढ़ते हैं अगले एक्ट की ओर। तो अगला एक्ट है इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। तो इसमें क्या हुआ? इसमें नॉन ऑफिशियल्स मेंबर्स को एक तरीके से इंक्रीज किया गया। अभी तक क्या था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो ऑफिशियल्स थे वही एक तरीके से प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के उसके पार्ट होते थे। तो नॉन ऑफिशियल्स को भी इसमें एक तरीके से एंट्री मिलनी स्टार्ट हो गई, ठीक है। अब अगला क्या था? अगला ये था कि बजट को भी एक तरीके से असेंबली में एक तरीके से क्या होगा, उस पर डिस्कशन होगा और डिस्कशन के बाद ही उसको आगे प्रोसीड किया जाएगा। तो ये किस में हुआ? ये 1892 एक्ट के माध्यम से किया गया। अगला एक्ट आया इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, जिसको हम बोलते हैं मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। तो बेसिकली मॉर्ले जो थे वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे और जो मिंटो थे ये बेसिकली वाइसरॉय थे इंडिया के 1909 में। इसके माध्यम से सेंट्रल और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल को इंक्रीज किया गया, ठीक है। फर्स्ट टाइम, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट टाइम मुस्लिम्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट की बात जो हुई वो इसी एक्ट के माध्यम से हुई, ठीक है। अब जो कि पहले हमने देखा था कि बजट को डिस्कशन कर सकते थे, उस पावर को, उस डेलिब्रेशन को इंक्रीज किया गया। अब सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं और बजट से जो भी संबंधित चीज़ें हैं उन पर डिस्कशन भी कर सकते हैं, ठीक है। इस डिलिब्रेशन को और इंक्रीज किया गया, ठीक है। पहली बार कोई इंडियंस जो कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल में शामिल हुए तो वो थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। तो ये बात भी जो इफेक्ट है इसको ध्यान रखिएगा। तो जो अगला एक्ट है वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। तो इसको हम बोलते हैं मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ? इसमें रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का इंट्रोडक्शन हुआ फर्स्ट टाइम। तो ये बेसिकली रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट क्या है? तो बेसिकली क्या है कि जो गवर्नमेंट होगी, जो मिनिस्टर्स होंगे वो एक तरीके से जो असेंबली होगी उसके लिए उत्तरदायी होंगे, रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो ये बात
जो हमें पहली बार देखने को मिली वो मिली 1919 एक्ट में। ठीक है, डायरकी सिस्टम को लाया गया। इसमें क्या था, इसमें 2 सब्जेक्ट बनाए गए, ट्रांसफर्ड और रिजर्व्ड। ठीक है, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट ये है कि सेंट्रल लेवल पर बाइकैमरलिज्म को लाया गया। अभी क्या था, जैसे कि आज हम देखते हैं अपर हाउस और लोअर हाउस, अपर हाउस यानी कि राज्यसभा, लोअर हाउस यानी कि लोकसभा। तो जो ये सिस्टम है ये फर्स्ट टाइम हमें देखने को मिला 1919 एक्ट में। ठीक है, अब जो अगला पॉइंट है वो ये है कि डायरेक्ट इलेक्शंस की बात हुई, लेकिन जो लिमिटेड ये फ्रेंचाइजी थी। ठीक है, अभी हम क्या देखते हैं, अभी हम देखते हैं यूनिवर्स एडल्ट सफरेज को देखते हैं। मतलब क्या है कि जिनकी भी एज 18 ईयर से ज़्यादा है वो वोट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या था, यहाँ पर वोटिंग का अधिकार तो था लेकिन ये लिमिटेड था। अभी किनको था, फॉर एग्जांपल के लिए जिनके पास लैंड है, जो टैक्स देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जिनके पास प्रिविलेजेस हैं तो कुछ उन लोगों को ही ये इलेक्शन में वोटिंग करने का एक तरीके से राइट दिया गया। तो इसको बोलते हैं लिमिटेड फ्रेंचाइज। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अच्छा, हमने देखा था कि 1909 के एक्ट में मुस्लिम्स के लिए एक सेपरेट इलेक्टोरेट की बात हुई थी। तो इसको बढ़ा करके एक तरीके से सिख्स जो थे, इंडियन क्रिश्चियंस थे, एंग्लो इंडियंस थे, तो यहाँ तक भी ये इस प्रोविज़न को इंक्रीज़ किया गया। ठीक है, अब अगले एक्ट की ओर बढ़ते हैं। तो जो अगला एक्ट है वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो इस एक्ट के माध्यम से क्या हुआ, ऑल इंडिया फेडरेशन की एस्टेब्लिशमेंट हुई। ठीक है, अब अगली बात क्या है कि फेडरल, प्रोविंशियल और कॉन्करेंट लिस्ट को एक तरीके से डिफाइन किया गया। जो आज हम देखते हैं कि 7 शेड्यूल में हमारे पास 3 लिस्ट होती हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। तो ये फर्स्ट टाइम हमें कहाँ देखने को मिलता है, 1935 के एक्ट में देखने को मिलता है। अच्छा, ये सिस्टम स्टार्ट हुआ था 1919 में डायरकी सिस्टम को। तो इस सिस्टम को प्रोविंशियल लेवल पर एबोलिश किया गया और सेंट्रल लेवल पर इसको इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है, इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा। बाइकैमरलिज्म जो कि सेंट्रल लेवल पर था, इससे पहले एक्ट वाले एक्ट में इसको प्रोविंशियल लेवल पर भी लाया गया, यानी कि स्टेट लेवल पर भी लाया गया। और हमने देखा था कि भाई ये जो इससे पहले वाले एक्ट में कि सिख, इंडियंस, क्रिश्चियंस तक जो ये इलेक्टोरेट था, सेपरेट इलेक्टोरेट, उसको इंक्रीज किया गया था। इसको एक्सटेंड किया गया कम्युनल बेसिस पर। इनके लिए डिप्रेस जो क्लासेस थे उन पर, विमेन पर और लेबर जो क्लासेस थे उनके लिए इस इलेक्टोरेट की बात हुई। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है कि आरबीआई और फेडरल कोर्ट की एस्टेब्लिशमेंट भी किस एक्ट के माध्यम से, तो ये था हमारा 1935 का एक्ट, जिनके माध्यम से इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई। ठीक है, तो इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा। तो जो हमारे पास लास्ट वाला जो एक्ट है वो है कि इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। तो इसमें क्या ध्यान रखना है कि ये वो एक्ट था जिसके माध्यम से भारत को इंडिपेंडेंस मिली। तो इससे क्या हुआ कि इससे ब्रिटिश रूल का एक तरीके से एंड हो गया। ठीक है, अगला क्या था कि जो 1858 में जो कि स्टार्ट हुआ था हमारा वॉइसरॉय का सिस्टम। तो इस तरीके से ये एसओएस का बॉडीज यानी कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और वॉइसरॉय, ये दोनों एक तरीके से एबोलिश कर दिए गए। किसके माध्यम से, तो 1947 का जो एक्ट था उसके माध्यम से ये एबोलिश कर दिए गए। ठीक है, और ये हमें अधिकार दिया गया कि हम अपने संविधान को बना सकते हैं। ठीक है, तो ये अधिकार भी हमें इस एक्ट के माध्यम से दिया गया। अब अगला क्या था कि जो प्रिंसली स्टेट्स थे, ठीक है, जो कि प्रिंसली स्टेट्स थे उनको ये अधिकार दिया गया, उनको छूट दी गई कि वो या तो इंडिया में जा सकते हैं आफ्टर इंडिपेंडेंस, ठीक है, या तो वो पाकिस्तान में जा सकते हैं। तो ये उनकी मर्जी है। तो ये जो उनको अधिकार था, जो उनको एक चॉइस का अधिकार, फ्रीडम दिया गया, तो ये दिया गया इसके माध्यम से, तो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के माध्यम से दिया गया। अब हमने जो अभी तक देखा है वो देखा कि कंपनी रूल के दौरान कौन से एक्ट्स थे, फिर क्राउन रूल के माध्यम से कौन से एक्ट आए। तो कहीं न कहीं हम देख रहे हैं कि 1947 तक आते-आते हमें ये अधिकार मिल गया कि हम एक एस्टेब्लिशमेंट करें कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की, जिसके माध्यम से हम अपने संविधान को बनाएँ। ठीक है, तो आगे के लेक्चर में हम इसके आगे देखेंगे कि किस तरीके से हमने चीज़ों को डेवलप किया
और अपने संविधान का निर्माण किया। तो आज के लेक्चर में आज हमने देखा कि किस तरीके से कंपनी रूल से लेकर के क्राउन रूल तक की जर्नी एक तरीके से चली। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, इसके आगे हम देखेंगे। थैंक यू सो मच।